आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, राज परिवार की लड़ाई एक बार फिर से सामने आ गई है। अब कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का अपनी पत्नी और बेटे पर गंभीर आरोप सामने आ गया। विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनुरुद्ध ने इसे लेकर पीसीबी की। ये मामला पूरी तरह से गलत है। उनकी ओर से ये कहा गया है, वो कह रहा है कि पूरे तरीके से गलत आरोप लगाए गए हैं उन पर। एसडीएम पर दबाव बनाने के लिए ये सब कराया जा रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो भी होगा वो सही होगा। तो पति ने पत्नी और बेटे पर आरोप लगाए हैं। हालांकि इसे लेकर सफाई पेश की गई। कि ये मैटर नया नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज में आज आया है बिकॉज इनको एसडीएम के ऊपर प्रेशर बनवाना है। दैट इज अनदर मैटर। ये 3 साल से तो मोती महल परिसर में रहते नहीं हैं। अब जब ये घर में नहीं रह रहे हैं तो ये इल्जाम फिर ये फालतू के हुए कि नहीं हुए और लोगों को मिलने नहीं देते। कौन मना कर रहा है? आप उनका सोशल मीडिया खोल के देखिए, रोज मिल रहे हैं लोगों से। और खबर दौसा से नांदेरी कांड के आरोपियों के मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। झुलसे हुए आरोपियों का इलाज नहीं हो पा रहा। अग्निकांड में झुलसते हुए आरोपियों का इलाज नहीं होने के कारण इन्फेक्शन फैल रहा है। न्यायालय ने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताई है। एसएचओ और बांदीकुई जेल प्रशासन से जवाब मांगा गया है। बांदीकुई जेल प्रशासन का जवाब भी सामने है। उनका कहना है कि ना एम्बुलेंस है, ना ही पुलिस की गार्ड मिलती है। आरोपियों का जयपुर में इलाज संभव है। और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रदेश के मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नौतपा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कम हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहने वाला है, यानी कि वो 9 दिन जो सबसे ज्यादा तपाने वाला है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है और इस बार नौतपा सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तापमान 47 डिग्री पार करने का अनुमान जताया जा रहा है। मई के आखिरी हफ्ते तक जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री को भी पार कर सकता है और इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आपको खुद का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हीटवेव से बचने के लिए तमाम जो जतन किए जाने हैं वो करना होगा आपको। और शुरुआत के 9 दिन काफी तेज धरती तपेगी। 25 मई से लेके 2 जून तक आपको बेहद अलर्ट रहना है, क्योंकि नौतपा में सबसे भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मई के आखिरी हफ्ते में 47 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच सकता है। 9 दिनों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ेंगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इन 9 दिनों में सबसे ज्यादा कम होगी और ऐसे में जो गर्मी है वो आपको परेशान करने वाली है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। धोरो में भारी तपिश की। जैसलमेर से धोरो की नगरी, जहां पर सबसे ज्यादा बालू पाए जाते हैं और रेत की वजह से ये धरती सबसे ज्यादा तपती है। चित्तौड़गढ़ से 2 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर लोग गर्मी के टॉर्चर से परेशान हैं। तो प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से चित्तौड़गढ़ जिला भी अछूता नहीं रहा, जहां प्रचंड गर्मी से जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। सूर्यदेव के रौद्र रूप के चलते इन दिनों गर्मी भीषण पड़ रही है और इससे जनजीवन प्रभावित है। वहीं पारा 43 डिग्री पार हो गया है तो लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया। ऐसी स्थिति में एसी, कूलर और पंखे भी बेमानी साबित हो रहे हैं। गर्मी के हालात को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप आगामी 5 दिनों तक तापमान के और बढ़ने के आसार हैं। इसके साथ ही 25 मई से नौतपा होने के कारण लोगों को अभी सूर्य के और रौद्र रूप को झेलना पड़ेगा। तो राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई शहरों में पारा 46 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी। देखिए रिपोर्ट। सीजन में शुक्रवार को गर्मी पूरे शबाब पर पहुंच गई। झकझोर देने वाली लू ने हाल बेहाल कर दिया। सीजन में पहली बार एक साथ प्रदेश के 5 शहरों में दिन का तापमान 46 डिग्री से ऊपर चला गया। शुक्रवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ है। बाड़मेर में 46.5, धौलपुर में 46.4, फतेहपुर में 46.3, जालौर में 46.2,
फलोदी में 46.0, जैसलमेर में 45.8, चूरू में 45.7, जोधपुर में 45.5 और जयपुर में 44 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिन भीषण लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगले 3 दिन 3 से 4 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट है। वर्तमान में राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन वायुमंडल के निचले और मध्य स्तरों में बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से पिछले 2-3 दिनों से लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वर्तमान में जोधपुर, बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों में, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मार्च अप्रैल में तापमान सामान्य से कम रहने के बाद गर्मी ने मई में तेवर दिखाना शुरू किया था। इस महीने हीट वेव का दूसरा फेज शुरू हुआ है। मई के आखिरी हफ्ते में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। इस दौरान कई शहरों में दिन रात का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर जाने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं ढोरों की धरती जैसलमेर में प्रचंड गर्मी का सितम इस बार थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन था और पारा पहली बार 46 डिग्री के स्तर को पार कर गया। मौसम विभाग ने शनिवार को अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री दर्ज किया है। न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री बना रहा। जब चालू ग्रीष्मकालीन में तापमान का पारा 46 डिग्री के स्तर को पार कर गया तो लोग हैरान हो गए। वैसे विगत 16 तारीख से तापमान निरंतर उच्च स्तर पर बना रहा है। उसी दिन ये पारा 45 से 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। बाद में गत 17 तारीख को यह पुनः 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसलमेर से ये तस्वीरें जहां पर टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि जब नौतपा आएगा तो आखिर यहां पर स्थिति क्या होगी। लोगों का यहां पर हाल बेहाल है। 3 अलग अलग तस्वीरें जैसलमेर से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां गर्मी 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहा है। हीटवेव से लोग बेहद परेशान हैं। तो लगातार राजधानी जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर लोग गर्मी से परेशान हैं। तो वहीं जयपुर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर सबसे नजदीक दौसा में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग मोहताज हैं। जिले के अधिकतर क्षेत्र में भूजल स्तर काफी नीचे गिर गया है और ये इलाका डार्क जोन में आता है। दौसा जिला मुख्यालय पर शहर में 10 दिन में एक बार पानी सप्लाई होती है, वो भी महज कुछ मिनट के लिए। लोगों का आधा दिन पानी के प्रबंध में निकल जाता है। करीब 1.25 लाख की आबादी वाले दौसा शहर को पेयजल के लिए प्रतिदिन 168 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से यहाँ केवल 30 लाख लीटर से भी कम पानी उपलब्ध होता है। ऐसे में या तो वो पानी के टैंकर पर निर्भर करते हैं। जलदाय विभाग अधिकारी भी मानते हैं कि जिले में पानी की समस्या है, लेकिन इससे निपटने के लिए पूरे प्रयास नहीं किए जा रहे। राजधानी जयपुर के सबसे नजदीक है दौसा जिला, लेकिन दौसा जिला पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। दौसा जिला मुख्यालय पर शहर की स्थिति ऐसी है कि आज से 10 दिनों में पानी की एक बार सप्लाई होती है, वह भी चंद मिनट। पानी नलों के माध्यम से भी आधे शहर में आता है, आधे शहर में तो नल ही नहीं है। ऐसे में वहां टैंकरों पर लोग निर्भर रहते हैं। महिलाओं की बात करें तो वे सुबह उठते ही इंतजार करती हैं कि कब पानी आएगा और कब वो पानी एकत्रित करके अपने परिवार का पालन पोषण के लिए और जरूरत के लिए पानी एकत्रित कर पाएंगी। लेकिन दौसा की स्थिति तो प्रदेश में चल रही भीषण गर्मी के बीच सीकर में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सीकर में रात का तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं दोपहर का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह भी गर्मी का असर जारी रहेगा। सीकर के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले शनिवार को भी न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया था।
तो गर्मी के बढ़ते ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आग की भी खबरें सामने आ रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर पहली तस्वीर कोटा से होगी, रायपुरा चौराहे से, जहां पर स्मृति के पास आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची 4 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर कोटा से आप देख पा रहे हैं, जहां पर नानता इलाके में ट्रेंचिंग ग्राउंड का धुआं इलाके के लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक तरफ जहां आग बुझाने के लिए 50,000 लीटर पानी हर रोज खर्च किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेंचिंग ग्राउंड से उठने वाला धुआं इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। तीसरी तस्वीर अलवर से है, जहां उद्योग नगर थाना पुलिस के सामने स्थित खाली पड़े भूखंड में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की सूचना पाकर रिको, अग्निशमन विभाग, दमकल कर्मी दमकल वाहनों से घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। और रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है, जिसके लिए बीजेपी के दिग्गज अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी किसी से कम नहीं। बीजेपी को उसका लक्ष्य हासिल कराने की दिशा में सीएम भजनलाल ने दूसरे राज्यों में 42 जनसभा और रोड शो किए हैं। देखिए रिपोर्ट। अब की बार 400 पार, सीएम भजनलाल शर्मा ने लगाई जी जान। दूसरे प्रदेश में की 42 जनसभा और रोड शो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार वाला आंकड़ा हासिल करेगी या नहीं, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन पार्टी के दिग्गजों ने दूसरे राज्यों में जाकर जनसभाएं और रोड शो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब की बार 400 पार के संकल्प को साकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 90 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। अब राजस्थान के अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ियों के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टार प्रचारक के रूप में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की बात करें तो उन्होंने दूसरे राज्य में 42 जनसभा, सम्मेलन और रोड शो किए। प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी बाहुल राज्यों और लोकसभा सीटों पर प्रवासी सम्मेलन किए। सीएम भजनलाल शर्मा ने अब तक झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और महाराष्ट्र में प्रचार किया है। जानकारी की माने तो जिस राज्य में प्रवासी राजस्थानियों का उद्योग और व्यापार है, वहां सीएम भजनलाल बीजेपी प्रत्याशियों की डिमांड में है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी सीएम का नाम शामिल है। जिन राज्यों में सीएम स्टार प्रचार कर रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात शामिल है। सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं सीएम ने तेलंगाना और महाराष्ट्र में की है। लोकसभा चुनाव में दूसरे प्रदेश में सीएम भजनलाल 42 जनसभा कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भी नेताओं ने एक प्रदेश में 1 महीने के अंदर करीब 90 जनसभाएं, रोड शो और मीटिंग्स की। 13 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक सीएम 1 महीने में 33 जनसभा और रोड शो कर चुके थे। अगर 1 महीने की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 42 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, कलकत्ता हो, हरियाणा हो या फिर अन्य राज्य हो। उनके अंदर किस तरीके से प्रवासी राजस्थानियों को कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार को लेकर उनके बीच में जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन यह गिरफ्तारी दिल्ली में मतदान के सिर्फ 1 हफ्ते पहले हुई, जो अब आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर तिहाड़ से कुछ दिनों के लिए बाहर आने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। सीएम हाउस में आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो दलीलें पेश की हैं, वो केजरीवाल के पीए विभव कुमार के लिए मुसीबत बन सकती है। विभव कुमार के वकील की तरफ से भी दलीलें पेश की गईं, लेकिन पूरे मामले में बहुत सारे सवालों के जवाब अब भी नहीं मिल पा रहे हैं और 13 मई को अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई घटना के बारे में सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अदालत ने विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। The police has filed an application for seeking 7 days remand, and out of 7 days remand, 5 days remand has been ordered, and he will be produced after 5 days. Okay, on 23rd. Yes. Okay, any other relief granted to him for just like medicine? He was allowed to meet his lawyer during the investigation and the family member, and the medicine, if any, on the medical etc. is required, he will be duly supplied. पूरा मामला समझने से पहले एक बार दिल्ली पुलिस और विभव कुमार की दलीलों पर गौर करते हैं। 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि ये एक गंभीर मामला है। महिला सांसद को बुरी तरह से पीटा गया। मेडिकल जांच से भी उनके बयानों की पुष्टि हुई है। इस पर विभव कुमार के वकील यानी बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि घटना के बाद ना तो शिकायत की गई और ना ही मेडिकल हुआ। वीडियो में किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। पीसीआर और पुलिस के आने के बाद भी मेडिकल हेल्प नहीं मांगी गई। कथित घटना 13 मई की है, जबकि एफआईआर 16 मई को दर्ज हुई है। एफआईआर में देरी की वजह नहीं बताई गई है। दिल्ली पुलिस की दलीलों से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या आरोपी विभव कुमार ने मोबाइल में मौजूद सबूतों से छेड़छाड़ की है। दिल्ली पुलिस की दलील है कि आरोपी का मोबाइल पहले ही मुंबई में फॉर्मेट किया गया। आरोपी अपने मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं बता रहा है। आरोपी ने जांच में सहयोग भी नहीं किया है। इस पर विभव कुमार के वकील यानी बचाव पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि किसी पर मोबाइल का पासवर्ड ना देने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। वहीं सोशल मीडिया साइट एक्स पर स्वाति मालीवाल ने पोस्ट किया है कि विभव कुमार ने वीडियो से छेड़छाड़ की है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले पर आतिशी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सीएम आवास के अंदर हुई बहस का वीडियो रिलीज होने के बाद शाम को आतिशी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले दिन सीएम आवास के बाहर का सीसीटीवी वीडियो रिलीज करने के बाद भी आतिशी ने शाम को ही दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दरअसल इन्हीं 2 वीडियो के आधार पर ही आम आदमी पार्टी विभव कुमार को निर्दोष साबित करना चाहती है, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इस वीडियो पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ और लातें मारी। जब मैंने खुद को छुड़ा के 112 पर कॉल की तो बाहर जाके सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख के बता रही थी कि मुझे बहुत बेरहमी से विभव ने पीटा है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का एडिट कर दिया गया। सिर्फ 50 सेकंड रिलीज किए गए। जब मैं सिक्योरिटी वालों को समझा के खींच चुकी थी, अब फोन फॉर्मेट करके पूरी वीडियो डिलीट कर दी। सीसीटीवी की फुटेज भी गायब। साजिश की भी हद है। यही नहीं, स्वाति मालीवाल पहले भी एक्स पर यह पोस्ट कर चुकी हैं कि सीसीटीवी की फुटेज से भी छेड़छाड़ हो सकती है। ये सवाल दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी अदालत में उठाया है। दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज ब्लैंक मिला है और जरूरी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर बचाव पक्ष की दलील है कि सीएम आवास के ड्राइंग रूम में सीसीटीवी है ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने कुछ और दलीलें भी रखी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ नोएडा में भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। आरोपी को सीएम के पीएस पद से हटा दिया गया था। पद से हटाने के बाद भी घटना वाले दिन वो वहां क्यों गया? आरोपी घटनास्थल से गिरफ्तार हुआ, क्या वो सबूत मिटाने वहां गया था? इन दलीलों पर बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया है कि स्वाति मालीवाल को सीएम से मिलने का आधिकारिक समय नहीं मिला था। वो सीएम ऑफिस नहीं गई, उनके आवास पर क्यों गई? 13 मई को सीएम आवास जाने का मकसद नहीं बताया गया है। दिल्ली पुलिस की जांच में इस मामले पर अभी और भी कई अहम पर्दाफाश हो सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कहा।
अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पे जो एक घटना घटी है, उस विषय को लेकर बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है, कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। स्वाति मालीवाल के इंसिडेंट के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। देखिए, संदेश कली की घटना हुई, कांग्रेस भी चुप रही, आम आदमी भी चुप रहा, महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं बोले। दूसरा, मुख्यमंत्री के घर पे एक राज्यसभा की महिला सांसद के साथ जो अत्याचार किया जाता है जी, लात घूंसे मारे जाते हैं, अपमान किया जाता है, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री अपने उसी अधिकारी को अपनी गाड़ी में बिठा के अगले कई दिन तक चलाता है। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि महिलाओं का सम्मान इन राजनीतिक दलों में नहीं है। तो वहीं बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी करना अधीर रंजन चौधरी को भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी को इशारों में सख्त चेतावनी दे दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने। अधीर चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस में तलवारें खींचती नजर आ रही हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को अल्टीमेटम दे दिया और साफ कह दिया कि अगर अधीर रंजन चौधरी अपनी हद से बाहर गए तो उन्हें पार्टी से भी बाहर जाना पड़ेगा। नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं। कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। मैंने कहा कि हाईकमांड हम हैं, हम जो तय करेंगे फॉलो करें। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी जिसमें ममता ने बुधवार को कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो बाहर से समर्थन देंगी। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को दूसरी तरह से पेश किया गया। इस पर जब अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधने में देर नहीं की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस की बढ़ती मजबूती को देखकर वो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरह भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है, अभी दुहाई देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे गठबंधन जो है, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो गठबंधन है वो सत्ता पे आ रहे हैं। इसके लिए अभी मतलब जिसको कहते हैं कि लाइन लगाना शुरू कर दिया ममता बनर्जी। चलो, अधीर रंजन चौधरी की बस यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे को नागवार गुजरी। शनिवार को जब उनसे अधीर रंजन के बयान का हवाला देकर पार्टी का रुख पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे अधीर रंजन चौधरी पर बिफर पड़े। उन्होंने साफ कह दिया कि ममता बनर्जी पर फैसला लेने का हक अधीर रंजन चौधरी को नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर अधीर रंजन चौधरी भले ही जुड़ गए हों, लेकिन टीएमसी नेताओं के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने वाली ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी लगातार हमलावर हैं, जो टीएमसी नेताओं को कहीं न कहीं खटक जरूर रहा था। अब अधीर रंजन को खड़गे की चेतावनी के बाद टीएमसी ने कहा कि खड़गे को ये चेतावनी बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी। ममता जी हमारा लीडर्स, हमारा पार्टी को अटैक कर रहा है, भाजपा को ऑक्सीजन दे रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज बोल रहा है, ये तो बहुत पहले बोलना चाहिए था, बहुत आगे बोलना चाहिए था, बहुत देर कर दिया हम लोग। ठीक है, उन्होंने बोला है, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्रदेश हमारा। नमस्कार। अगर आपके चेहरे पर बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस में तलवारें खींचती नजर आ रही हैं।
नौबत यहाँ तक आ गई है कि शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को अल्टीमेटम दे दिया और साफ कह दिया कि अगर अधीर रंजन चौधरी अपनी हद से बाहर गए तो उन्हें पार्टी से भी बाहर जाना पड़ेगा। नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। मैंने कहा कि हाईकमांड हम हैं, हम जो तय करेंगे फॉलो करें, अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी जिसमें ममता ने बुधवार को कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो बाहर से समर्थन देंगी। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को दूसरे तरह से पेश किया गया। इस पर जब अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधने में देर नहीं की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी पर जरा भी भरोसा नहीं है, वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस की बढ़ती मजबूती को देखकर वो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है, अभी दुहाई देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे गठबंधन जो है, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो गठबंधन है वो सत्ता पे आ रहे हैं। इसके लिए अभी अभी मतलब जिसको कहते हैं कि लाइन लगाना शुरू कर दिया ममता बनर्जी। चलो, अधीर रंजन चौधरी की बस यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे को नागवार गुजरी। शनिवार को जब उनसे अधीर रंजन के बयान का हवाला देकर पार्टी का रुख पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे अधीर रंजन चौधरी पर बिफर पड़े। उन्होंने साफ कह दिया कि ममता बनर्जी पर फैसला लेने का हक अधीर रंजन चौधरी को नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर अधीर रंजन चौधरी भले ही जुड़ गए हों, लेकिन टीएमसी नेताओं के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने वाली ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी लगातार हमलावर हैं, जो टीएमसी नेताओं को कहीं न कहीं खटक जरूर रहा था। अब अधीर रंजन को खड़गे की चेतावनी के बाद टीएमसी ने कहा कि खड़गे को ये चेतावनी बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी। ममता जी हमारा लीडर्स, हमारा पार्टी को अटैक कर रहा है, भाजपा को ऑक्सीजन दे रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज बोल रहा है, ये तो बहुत पहले बोलना चाहिए था, बहुत आगे बोलना चाहिए था, बहुत देर कर दिया। हम लोग ठीक है, उन्होंने बोला है, लेकिन बहुत देर में बोला है। अभी तक बंगाल में सिर्फ 18 सीटों पर वोट डाले गए हैं। अभी राज्य में 3 चरणों का चुनाव होना बाकी है और 24 सीटों पर धुआंधार प्रचार जारी है। इस बीच खड़गे के बयानों से ये साफ है कि कांग्रेस आलाकमान का रुख तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के प्रति नरम है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। टीएमसी को लेकर कांग्रेस में भीतर खाने चल रहा घमासान अब उजागर हो गया है, जिसके बाद आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है। भारत माता की जय श्री राम। 7 चरण में हो